कि दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कांवड़ यात्रा पीक पर है। 23 तारीख को शिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करने के साथ ही हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा खत्म हो जाएगी। लेकिन इस यात्रा पर जो सियासत शुरू हुई है वो अगले कुछ महीनों तक जारी रहने वाली है। कांवड़ यात्रा में बवाल, उत्पात, हंगामे की कई खबरें आपको लगातार हम दिखा चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि कांवड़ियों की भीड़ में ऐसा करने वाले चंद लोग हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। कांवड़ यात्रा का जिक्र करने के दौरान योगी ने ताजिए और मुहर्रम की भी बात की है। लातों के भूत जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया। कांवड़ के घमासान पर कैसे शुरू हो गया है अब उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान, आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन सवाल है क्या ये भक्ति शक्ति दिखाने के लिए भी होती है? कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट की खबरें बन रही थीं। अब कांवड़ यात्रा में उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सावन के 8वें दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खबर बना दी है। योगी ने न सिर्फ कांवड़ यात्रा की मुहर्रम के ताजियों से तुलना कर दी, इसी में लातों के भूत का जिक्र भी कर दिया और इसी कड़ी में यह सवाल भी छोड़ दिया कि कांवड़ियों के भेष में जो लोग उत्पात कर रहे हैं कहीं वो गैर हिंदू तो नहीं है। योगी के 3 बड़े बयान आपको सुनाएंगे, तीनों का संदर्भ बताएंगे कि इस विवाद को आज वो किस दिशा में आगे लेकर गए हैं। लेकिन शुरुआत फर्जी कांवड़ियों की आज की ताजा तस्वीरें, ताजा उत्पात से कर लेते हैं। कांवड़ियों का यह ट्रेलर हरिद्वार के पास रुड़की का है। एक लड़की की बाइक कांवड़ियों से टच हो गई, जिस पर कांवड़ियों ने उसकी जान ही निकाल ली। पहले सड़क पर घेर कर पीटा, वो किसी तरह से जान बचाकर आगे भागा तो दौड़ा दौड़ा कर उसको पीटा गया और तब तक पीटा जब तक मन शांत नहीं हो गया। उसकी बाइक के भी अस्थि पंजर ढीले कर दिए गए। पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। आज सावन और कांवड़ यात्रा का 8वां दिन है। इन 8 दिनों में कांवड़िए कितना गुस्सा दिखा चुके हैं, कितना डरा चुके हैं, रिवाइंड करके 30 सेकेंड की रील आपको दिखा देते हैं। सावन के इस मारधाड़ में एक चीज और है कि जहां भी कांवड़िए कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पहले ही हाथ पर हाथ बांधे नजर आती है। दौड़ती भागती एक्शन में कम दिखाई देती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर कुछ विशेष बयानों से खड़ा हुआ है। पहले जाने कि आखिर ये सवाल हैं क्या योगी ने हुड़दंगी कांवड़ियों को क्लीन चिट दे दी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में उपद्रव से मुंह फेर लिया है? क्या मुख्यमंत्री योगी को कांवड़ यात्रा के उत्पात में साजिश दिखी है? क्या सावन उत्सव में खास वर्ग के गुंडे घुसे हुए हैं? यहां आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बयान से ही पैदा हुए हैं। योगी आज वाराणसी में थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने आज जो जो कहा, ये सवाल उनके बयानों की टाइमिंग से ही सामने आए हैं। योगी ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवाल उठाने के पीछे भारत की विरासत को बदनाम करने की, हिंदू समाज को लड़ाने, वर्ग संघर्ष करवाने और भारत को तोड़ने की मानसिकता है। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के
कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। योगी आदित्यनाथ ने गलत नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा एकता, समरसता और भक्ति का संगम है। अब मुकेश ठाकुर को देखिए। मुकेश दिव्यांग हैं, लेकिन उन 26 लोगों की आत्मशांति के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं जिन्हें पहलगाम में आतंकवादियों ने मार दिया था। हरियाणा के अशोक प्रजापति 18 साल से दंडवत होते हुए पानीपत से हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल लेकर भी ऐसे ही लौटते हैं। ये इनका भक्तिभाव है। तीसरी तस्वीर मेरठ के 4 भाई बहन अनिल, सुनील, राहुल और सचिन की। 2 बार दादा दादी को कंधे पर बिठाकर यात्रा कराई और अब 3 साल से माता पिता को यात्रा करा रहे हैं। सावन में ये इनकी साधना है। 4 करोड़ कांवड़ियों में अधिकांश भक्तिभाव में ही रमे हैं, लेकिन कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, फिर सिर्फ उपद्रव हाईलाइट होता है और यही कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा पर निशाना साधने का, कांवड़ियों की आतंकवादियों से तुलना करने का सियासी मौका भी दे देता है। योगी ने आज जिन लोगों को घेरा, जरा उनके बयान भी सुनिए। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते, ये भी एक जियो जारी कर दें। टीओ और एसडीएम उनके पैर में दबा के सेवा देखते बोलो। संविधान सबको बराबर का जीने का हक देता है। आप किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो इनके नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। सरकार का भय होता तो मेरा ख्याल है कि धार्मिक रहते हैं। ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना। सरकार एक वोट बैंक के तौर पर ये इसको प्रमोट कर रही है। शिक्षा के लिए क्या इतना प्रयास करती है सरकार? उसमें जो बेरोजगार होंगे वो थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभु भोलेनाथ के नाम पर रोजगार या नौकरी का आशीर्वाद दे दें। विपक्ष के तमाम चेहरों को आपने सुन लिया। मुख्यमंत्री योगी के बयान में एक भी लाइन ऐसी नहीं सुनी जिसमें उन्होंने नकली कांवड़ियों को हिंसा ना करने की नसीहत दी हो, लेकिन इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि यह हिंसा करने वालों के लिए क्लीन चिट है। योगी राज में कांवड़ियों को खुली छूट तो नहीं है, इसका सबूत ये कुछ आंकड़े हैं। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक उपद्रव पर 170 कांवड़ियों पर केस दर्ज हुए और इन केस में आरोप है गुंडागर्दी, दंगा भड़काने का, शांति भंग करना, राजमार्गों को अवरुद्ध करना और पुलिस के काम में बाधा डालना। शांतिपूर्वक यात्रा के लिए कई बंदिशें भी हैं, जैसे कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा ना हो। कांवड़िए भाला, त्रिशूल या कोई हथियार लेकर नहीं चलेंगे। डीजे के स्पीकर और शोर भी तय डेसिबल के अंदर ही हो। इसका मतलब है कि सिस्टम तो यूपी सरकार ने बनाया है, जो इसे फॉलो ना करे उससे निपटना पुलिस का काम है। हालांकि इसमें पुलिस निपट भी रही है और पिट भी जारी है। हरिद्वार का यह वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ उत्पाती कांवड़ियों ने पुलिस वालों पर ही मिलकर हमला कर दिया। हालांकि यह उत्तराखंड पुलिस है। पुलिस वाला कांवड़ियों को सड़क पर एक किनारे चलने के लिए समझा रहा था, लेकिन यह फर्जी किस्म के कांवड़िए पुलिस से ही गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या आज योगी को कम से कम एक बार इन उपद्रवी नकली कांवड़ियों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी?
अगर नाम लेकर कह देते कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति होती। लेकिन कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी उतना ही बोले जितना हम आपको सुना चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने कांवड़ पर नहीं, मुहर्रम के ताजियों पर कही है। पहले ये ताजियों वाली बात सुन लें, फिर इसे भी डिकोड करेंगे विश्लेषण। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन योगी ने एक बयान में दोनों को जोड़कर जहां यह बताने की कोशिश की है कि कांवड़िए हथियार तो लेकर नहीं चलते, कांवड़िए कम से कम कांवड़ की ऊंचाई का नियम तो मान रहे हैं, और कांवड़ियों के सड़क पर चलने से कम हिंदू मां बेटियों के अंदर कोई भय तो पैदा नहीं होता। और इसे योगी के संकेतों की भाषा भी माना जा रहा है कि जिन लोगों ने कभी मुहर्रम के जुलूसों पर सवाल नहीं उठाए वो कांवड़ यात्रा पर चुप ही रहें तो अच्छा है। उनकी सरकार ना सिखाए, ये लोग सरकार को नहीं सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर सवाल यह है कि क्या इस स्तर के आधार पर कांवड़ यात्रा में नकली कांवड़िए जो उत्पात कर रहे हैं उसे नकारा जा सकता है? क्या इस सच्चाई को झुटलाया जा सकता है कि हरिद्वार से दिल्ली तक सड़कों पर आम लोग डरे हुए हैं? किसी की कांवड़ से अगर थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाए तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव आ रहा है, तस्वीरें लगातार सामने हैं। अब यहां आप योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में दिए संबोधन का तीसरा हिस्सा सुने। इसका कांवड़ और ताजियों दोनों से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी उसकी टाइमिंग काफी ज्यादा अहम है। अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी ने गेरुआ गमछा लपेटकर, पहचान छिपाकर हुड़दंग करने वाले जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया, यहां समझना होगा कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। क्या यह कि कांवड़ यात्रा में वर्ग विशेष के शरारती तत्व हो सकते हैं? क्या कांवड़ यात्रा में उत्पात सांप्रदायिक साजिश हो सकती है? कांवड़ यात्रा को बदनाम करना क्या एक मजहबी कोशिश है? कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री के बयान से सामने आकर खड़े हो गए हैं। वैसे कांवड़ यात्रा में कई साल से हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। पिछले साल आया, उसके पहले वाले साल भी आया था और इस बार भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। मामला चाहे हरिद्वार से दिल्ली के बीच पहचान छिपाकर हिंदू नाम से ढाबे चलाने का हो, इसके जवाब में नेम प्लेट और QR कोड लगवाने का हो, या फिर कांवड़ रूट पर मीट दुकानों को बंद कराने और फिर इसके विरोध में कुछ सियासी जमातों से आवाज के उठाने का हो। अगर सच में सीएम योगी ने यह कहना चाहा कि कांवड़ यात्रा में हिंसा और उत्पात करने वाले गैर हिंदू कांवड़िए भी हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अब आपको सुनाते हैं कांवड़ और ताजियों में तुलना की टाइमिंग, और कांवड़ियों को सीधे चेतावनी ना देने पर योगी के विरोधी अब उन्हें कैसे घेर रहे हैं।
कि उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया है। लॉलेसनेस है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट सेनाएं जो हैं KFC को बंद कराती हैं। प्राइवेट सेनाएं लोगों की पैंट उतार करके उनका धर्म चेक करती हैं। प्राइवेट सेनाएं कांवड़ के रास्ते पर लोगों के GSTN नंबर, लोगों के नाम चेक करती हैं। धर्म की धंधा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसके गलत चीजों का बचाव करें। मुख्यमंत्री के संज्ञान में होना चाहिए कि इस देश में कई सारी कांवड़ यात्राएं चलती हैं। एक सुल्तानगंज से देवघर भी कांवड़ यात्रा चलती है, उसमें तो कहीं किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित नफरत के कारण इस तरह का ये हो रहा है। वैसे कांवड़ यात्रा का पीक टाइम तो अब आया है। यात्रा 23 जुलाई को खत्म होगी। ये तय मानकर चलें कि इस पर राजनीति की गुंजाइश अभी 5 दिन पूरे चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली, उत्तराखंड की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा दी है और अब कांवड़ यात्रा से बाहर निकलते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार। पटना में हॉस्पिटल के अंदर घुसकर की गई हत्या को 38 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। चंदन की हत्या को लेकर 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। हत्या में शामिल शूटरों का सुराग तो कल ही मिल गया था, लेकिन पुलिस अब तक एक भी हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड का 2 नया वीडियो सामने आया है। एक वीडियो हत्या से पहले का है, जबकि दूसरा वीडियो हत्या के बाद भागते वक्त का। दोनों वीडियो की टाइमिंग को लेकर हमने मिनट टू मिनट पड़ताल की है। 7:15 पर सभी शूटर अस्पताल के भीतर घुसते हैं और सुबह 7:25 पर सभी बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आते हैं। अपराधी जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस लौटते हैं। सुबह 7:13 का वक्त है जब गली में लगे CCTV कैमरे में सभी बदमाश कैद होते हैं। सबसे आगे हेलमेट पे चेहरा छिपाए एक छठे आरोपी के साथ शूटरों का सरगना तौसीफ बादशाह नजर आता है। इस शूटआउट में छठे बदमाश का वीडियो पहली बार सामने आया है। थोड़ी देर बाद पीछे से बाकी चारों शूटर भी टोपी लगाए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हेलमेट वाला बदमाश इशारा करके रेकी के लिए आगे चला जाता है और बाकी शूटरों को तौसीफ अपने प्लान के बारे में बताता है। इसके साथ पांचों हॉस्पिटल की ओर एक साथ आगे की ओर बढ़ते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। इसके बाद का वीडियो कल आप जनहित में देख चुके हैं। पांचों शूटर पारस हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर सीधे कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं, आराम से निकल जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिश्तेदार के इलाज के बहाने तौसीफ ने पिछले दिनों अस्पताल जाकर रेकी की थी। कल इमरजेंसी गेट से एंट्री करते वक्त सुरक्षा कर्मियों ने सबको रोका था। बाद में तौसीफ सभी को OPD के रास्ते 2nd फ्लोर पर लेकर जाता है। कमरा नंबर 209 अंदर से खुला था, लिहाजा शूटर आराम से अंदर दाखिल हो गए। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चंदन मिश्रा के साथ 2 और लोग कमरे के भीतर मौजूद थे। शूटरों ने सिर्फ चंदन को ही निशाना बनाया। दुर्गेश नाम के सहयोगी को छिपने की कोशिश में चोट लग गई, जबकि तीसरी गोली चलते ही बाथरूम में तीसरा व्यक्ति छिप गया था। शूटरों को सिर्फ चंदन को गोली मारने का आदेश दिया गया था, लिहाजा सबने सिर्फ उसी पर गोलियां बरसाई। 15 खोखे पुलिस को कमरे से मिले हैं। इसके बाद तेजी से बदमाश भागते हुए बाहर निकले। 2 बाइक पर 3-3 की संख्या में सवार होकर शूटर गली से भागते हुए कैमरे में कैद हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिहार में कानून व्यवस्था को न सिर्फ खुलेआम चुनौती है, बल्कि पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को मुंह चढ़ा रही हैं। पहली बाइक पर जो 3 शूटर सवार हैं उनमें से एक जो बीच में बैठा हुआ है उसको देखिए, दोनों हाथ फैलाकर व्यवस्था को चुनौती देता है। बाकायदा एक हाथ में कट्टा है जिसे लहराता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखकर लग रहा है कि वो कुछ नारे भी लगा रहा है। इस वीडियो को देखकर उस वक्त रास्ते से गुजरने वाला हर कोई डर गया था, सहम गया था। खुलेआम हथियार लहराकर दहशत पैदा करने की ये तस्वीरें 90 के दशक के बिहार की याद दिलाती हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक सीन देखिए जिसमें बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी वारदात को अंजाम देने जाते हैं। ठीक उसी तरह से रियल लाइफ में भी 3 बदमाश बाइक पर सवार हैं, हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हैं। रील और रियल लाइफ में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अमूमन ऐसी तस्वीरें फिल्मों में ही दिखती हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं, असली तस्वीर है और वो भी मौजूदा बिहार की। इस तरह से इस हत्याकांड के 3 वीडियो सामने आए। पूरा सीक्वेंस पुलिस को मिल चुका है, बावजूद इसके अपराधी हाथ नहीं आए।
जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके मुताबिक तौसीफ सहित 3 शूटर पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। 2 बदमाश बक्सर के, लेकिन हेलमेट वाले छठे अपराधी की पहचान अभी सामने नहीं आई है। तौसीफ पटना में एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। इसके पिता की हार्डवेयर की दुकान है, जबकि मां सरकारी शिक्षक है। सवाल यह है कि तौसीफ सुपारी किलर है या फिर अपना गैंग खड़ा करने के लिए उसने अस्पताल में जाकर शूट आउट को अंजाम दिया। पुलिस कुर्की जब्ती की तैयारी में इस वक्त लगी हुई है। लोग रात जग करके पुलिसकर्मी, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर एसपी, आईजी पटना सब उसको पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बिहार के एडीजी को आपने सुन लिया। वहीं पटना के हॉस्पिटल हत्याकांड में 3 अहम किरदार हैं। किरदार नंबर 1 चंदन मिश्रा, जिसकी हत्या हो गई। किरदार नंबर 2 तौसीफ बादशाह, जिसने हत्या की है। और किरदार नंबर 3 ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू, जिस पर हत्या करवाने का शक है। शेरू अभी पुरुलिया की जेल में है। चंदन और शेरू कभी दोस्त हुआ करते थे। एक साथ दोनों ने अपराध को अंजाम देना शुरू किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे, रिश्तों में खटास पड़ गई थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि शेरू ने ही तौसीफ के जरिए चंदन की हत्या करवाई है। वैसे पुलिस को अभी तक शेरू और तौसीफ के डायरेक्ट कनेक्शन का कोई सूत्र नहीं मिला है। तौसीफ और बादशाह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, रील बनाने का शौकीन है। सूत्रों की माने तो हाल ही में इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू किया। यही वजह है कि तौसीफ का पुराना कोई बहुत बड़ा क्राइम रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं मिला। जिस तरह से तौसीफ ने कैमरे पर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर यही लगता है कि इसने लाइमलाइट में आने के लिए यह तरीका अपनाया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर इसके अकाउंट हैं, जहां सैकड़ों वीडियो इसने खुद ही अपलोड कर रखे हैं। वीडियो के साथ जिस तरह की शेरो शायरी का प्रयोग तौसीफ करता है, उसमें से कुछ लाइनें आपको बता देती हूं। तौसीफ बादशाह की ओर से लिखा गया है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ बहती है। मिलकर बैठे हैं जुगनू सारे, मुद्दा यह है कि सूरज को कैसे हटाया जाए। कुछ तो बात होगी लाला, यूं ही आधे शहर की नजर में नहीं खटकते हम। वर्चस्व कोई परंपरागत वस्तु नहीं है, यह अपने दम पर कमाया जाता है। यह सब उसने लिखा हुआ है, रील वाला गैंगस्टर। अगली लाइन बता देती हूं, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। तौसीफ बादशाह को आप रील वाला गैंगस्टर भी कह सकते हैं। इसका कनेक्शन किन किन बदमाशों से है, अभी इस पर खुलासा होना बाकी है। तौसीफ ने जिस अंदाज में हत्याकांड को अंजाम दिया, कभी उसी अंदाज में चंदन भी हत्या को अंजाम दिया करता था। चंदन चलती बाइक से गोलियां चलाता, ऐलान करके मर्डर करता। तौसीफ ने भी कैमरे पर मर्डर किया। हथियार लहराते हुए उसके शूटर बाइक से उसके साथ फरार हो गए। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक शेरू और चंदन का पैसों को लेकर विवाद तो हो ही गया था। शेरू को लग गया था कि चंदन अब उसके लोगों की खबर पुलिस से लीक कर रहा है। शेरू के कुछ शूटर हाल ही में मारे भी गए। माना जा रहा है कि हत्या की ये वजह हो सकती है। फिलहाल 35 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। पुलिस शेरू से पूछताछ की प्लानिंग में भी इस वक्त लगी हुई है। अब हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, कब बेनकाब होंगे, किन किन लोगों से उसका कनेक्शन है और कानून व्यवस्था का राज बिहार में कब वापस लौटेगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री इस साल 5वीं बार बिहार पहुंचे। मोतिहारी से उन्होंने बिहार को कई बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बड़ी चर्चा में है। दोनों नेता साथ में ही खुली गाड़ी में सवार होकर सभा स्थल पहुंचे। मंच पर पीएम मोदी और सीएम अगल बगल बैठे थे। नीतीश जब मंच से अपना भाषण खत्म करने वाले थे, तब उन्होंने सभा स्थल पर मौजूद लोगों से खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कहा। नीतीश कुमार का वो अंदाज आपको जरूर देखना चाहिए। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो,
सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण देकर जब नीतीश वापस अपनी कुर्सी पर लौटे तो पीएम ने हाथ मिलाकर उनका धन्यवाद किया और इस दौरान मोदी और नीतीश के बीच बातचीत की जो तस्वीर दिखी वो तस्वीर अब वायरल है। नीतीश दोनों हाथों से पीएम मोदी को कुछ समझा रहे थे। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री की बातें गौर से सुन रहे थे। नीतीश क्या कह रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों के सहज अंदाज को देखकर आप इनके संबंधों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और जब मंच पर भाषण देने पहुंचे तो लालू राबड़ी राज को लेकर फिर से निशाना साधा। हालांकि पीएम के आज के भाषण से जंगल राज जैसे शब्द गायब थे। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। इसके पहले ज्यादातर मौकों पर पीएम मोदी जंगल राज का जिक्र करके लालू राबड़ी पर बरसा करते थे, लेकिन 17 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याओं की वजह से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। शायद इसलिए पीएम ने जंगल राज शब्द से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। अब इस पर बिहार में जो राजनीति हो रही है उसको देखिए। कि जंगल राज की उपमा हमारे दौर को किसने दी थी? बहरहाल कैसे कोई जंगल राज की बात करेगा जबकि महाजंगल में बिहार के निवासी प्रतिदिन जी रहे हैं। किस मुंह से प्रधानमंत्री जंगल राज की बात करेंगे? बिहार में कानून व्यवस्था सरकार के हाथ से फिसल चुकी है। एक भूमि माफिया, दूसरा शराब माफिया और तीसरा बालू माफिया, इनके इशारों पे सरकार है। अब तो रंग कराने का जरूरत नहीं है मकान में, अब तो खून के छींटे से ही लाल रंग हो रहे हैं मकान के। कहीं भी कोई किसी को गोली मार दे रहा है। ये लोग घर रंगने से डरते थे, पुताई नहीं करते थे। अब राजनीति में ऐसा पुताई किया लालू राज का कि मुंह पर राजनीति का कालिक पुत गया। अब अस्थाई बेदखल हो गए बिहार में। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। बिहार के बाद जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बाकी हो, लेकिन पीएम मोदी ने दुर्गापुर से जो शब्दबाट छोड़े हैं उसने बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दुर्गापुर की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला और सड़क किनारे लोगों की ये भीड़। कोई प्रधानमंत्री की तस्वीर लिए खड़ा था, कोई हाथ हिलाकर पीएम की नजर में खुद को कैद करना चाहता था, तो कोई प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए बेताब था। इसके बाद पीएम मोदी ने दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से माइक संभाला तो निशाने पर सीधे ममता सरकार को लिया और बंगाल में बीजेपी के चुनावी एजेंडे को दशा और दिशा दे दी। एक ऐसी सरकार बनाए जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। पीएम ने कानून व्यवस्था के खिलाफ टीएमसी को घेरा और वोटर लिस्ट रिव्यू के खिलाफ ममता दीदी ने जो झंडा बुलंद किया है उसका जवाब भी पीएम ने दे दिया है। टीएमसी हर हद पार कर रही है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत
न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। इस साल दूसरी बार पीएम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल पर बीजेपी का खासा फोकस है। आने वाले दिनों में बंगाल की फिजा में पीएम मोदी के नारों की गूंज तेज रहने वाली है। नया सवेरा लाना है, परिवर्तन का कमल खिलाना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास 77 विधानसभा की सीटें हैं। जाहिर है सत्ता में आने के लिए अभी उसे और मेहनत करनी होगी और अभी से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दी गई है। जनहित में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां की सियासत और मौसम कभी भी बदल सकता है। सियासी मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान आपको दिखाएं। उससे पहले आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर विधानसभा के अंदर बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी विधायकों के समर्थकों में हुई महाभारत की है। दूसरी तस्वीर सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की है, जो एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहे राज ठाकरे की है, जिन्होंने मराठी हिंदी विवाद के बीच आज मीरा रोड में जनसभा की। अब जरा एक एक कर तीनों तस्वीरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की, जो 17 जुलाई यानी कल की है। यह धक्का मुक्की और मारपीट महाराष्ट्र या मुंबई की किसी चौपाटी या चौराहे पर नहीं, बल्कि अफसोसनाक मंजर विधानसभा के अंदर का है, जहां बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान इनकी जुबान से ऐसे ऐसे असंसदीय शब्द निकले जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। इससे पहले दोनों विधायकों में सीधी टक्कर 16 जुलाई को भी हुई थी, जब विधान भवन के बाहर खुद आव्हाड और पडलकर आमने सामने आ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीजेपी विधायक पडलकर अपनी कार से उतरे और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। इस पर वहां मौजूद एनसीपी शरद पवार विधायक आव्हाड ने ऐतराज जताया और पडलकर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद करने का आरोप लगा दिया। वैसे इस अदावत का आगाज कुछ दिनों पहले आव्हाड ने ही किया था, जब उन्होंने बिना नाम लिए पडलकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यानी पहले नेताओं में जुबानी भिड़ंत हुई और फिर क्या था, कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, सीधी टक्कर हुई, हाथापाई, गाली गलौज के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। इनमें आव्हाड के कार्यकर्ता नितिन देशमुख भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर आव्हाड इस कदर उखड़ गए कि वो पुलिस की गाड़ी के सामने ही लेट गए। ऐसे में पुलिस को उन्हें हटाने में बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। मारपीट की इस घटना के बाद विधान भवन की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। विधायकों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद है, जो कई विधायकों को अब नागवार गुजरी है। महाराष्ट्र के विधान भवन में जो हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हाथापाई के बाद अब सियासी नूरा कुश्ती की वहां पर शुरुआत हो गई है। कुछ करेगी नहीं ये सरकार, ये सरकार ही इसको प्रोत्साहन दे रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमारे वकील हमारी बाजू उधर पेश करेंगे। ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। हे सगळ्यात पवित्र असं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांना पास कोणी दिले इथपासून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्या पोशिंद्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आणि अक्षम्य आहे। यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची सगळ्यांची भावना आहे। महाराष्ट्र में आज ही विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, लेकिन इस दौरान 2 धुर विरोधियों में ऐसी गर्मजोशी दिखी कि एक बार फिर से सूबे की सियासत में बदलाव की खुसुर फुसुर शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 4 तस्वीरों की चर्चा हर जुबान पर है। पहली तस्वीर 16 जुलाई की, जब विधानसभा में फोटो सेशन हुआ। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने तो आए, लेकिन एक दूसरे को देखा भी नहीं। लगा तो ऐसा जैसे एक दूसरे को देखकर इन लोगों ने मुंह ही फेर लिया हो। यहां तक कि उद्धव को शिंदे के बगल में बैठना तक गवारा नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर 16 जुलाई की है, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे तो दरवाजे पर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बेहद गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। तीसरी तस्वीर भी उसी दिन की है, जब विधान भवन में फडणवीस और उद्धव मिले तो एक दूसरे का अभिवादन करना नहीं भूले। और चौथी तस्वीर 17 जुलाई की, जब विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के चैम्बर में उद्धव ने बेटे आदित्य और पार्टी विधायकों के साथ सीएम फडणवीस से पूरे 20 मिनट तक बातचीत की है। बताया गया है कि इस दौरान उद्धव और फडणवीस में त्रिभाषा विवाद, हिंदी की अनिवार्यता और विधानसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि इससे पहले विधानसभा में ही फडणवीस ने हंसी मजाक में ही उद्धव ठाकरे को ऐसा ऑफर दे दिया जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का इशारा माना जा रहा है। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका, आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। त्यांना माहिती नाही, तो नुसतं बाकाचं नाही, प्रसंग बडा बाका आहे म्हणा। तर या गोष्टी थोड्या खेळीमेळीने झाल्यात आणि त्या खेळीमेळीनेच घ्यायला पाहिजे। शिवसेना में टूट की बात अब पुरानी हो चली है। नई खबर तो यह है कि मौजूदा सरकार में फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की बात बार बार कही जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन का गणित बदलने वाला है। बीएमसी चुनाव मराठा और मराठी राजनीति करने वाले नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है। ये चुनाव जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जोर आजमाइश का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है, वहीं राज ठाकरे के लिए वजूद बचाने की ये आखिरी जंग है। जिन्होंने आज मुंबई के करीब मीरा रोड इलाके में शक्ति प्रदर्शन किया, रैली को संबोधित किया। राज ठाकरे बीते कुछ दिनों से मराठी भाषा के नाम पर एक बार फिर से गुंडागर्दी वाली राजनीति पर उतारू हैं। उनके कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों से सरेआम मारपीट कर रहे हैं। राज ठाकरे मुंबई में रहकर मराठी ना बोल पाने वालों को पीटना अपनी शान समझते हैं। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज दोबारा उन्हें मुंबई के बाहर निकलने पर पटक पटक कर मारने की चेतावनी दी। तो आज राज ठाकरे ने भी मीरा रोड की सभा में उन्हें जवाब दिया। दिलचस्प बात यह है कि राज ने जवाब हिंदी में दिया। जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। कसम काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। फूट डालो और राज करो की राजनीति राज ठाकरे हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है मौजूदा वक्त में वो शून्य पर खड़े हैं। न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद है। पार्टी को बचाने की चुनौती और इसी वजह से लोगों के बीच भाषा की दीवार खड़ा करने की कोशिश राज ठाकरे की ओर से की जा रही है। बेहद अफसोसनाक है ऐसी भाषा। जिन नेताओं को जोड़ने की बात करनी चाहिए वो लगातार तोड़ने की बात कहते हुए आम आदमी को, आम लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजनीति की दुनिया से बाहर निकलते हुए बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मॉनसूनी बारिश ने राजधानी दिल्ली में मौसम भले ही सुहाना कर दिया हो, लेकिन राजस्थान में यही बारिश आफत बन गई है। राजस्थान के ज्यादातर बड़े शहर बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पानी सार्वजनिक जगहों से लेकर रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। रेगिस्तान से कुदरत का रौद्र रूप जिस तरह से सामने आया है, उसको बताती हुई एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब के बीचों बीच नजर आ रही है सफेद वैन, जो पेड़ के सहारे स्थिर खड़ी है। पानी का तेज बहाव वैन को बहा ले जाने को बेताब है।
राजस्थान के राजसमंद से आई इन तस्वीरों ने आज पूरे देश को परेशान कर दिया था। इस सफेद वैन में 3 स्कूली बच्चों समेत 6 लोग सवार थे। उफनता नाला पेड़ों को बहाकर ले जा रहा था। नाले के इस पार बच्चों के परिजन और लोगों की जान हलकान में थी। कुछ लोग वैन के बगल में मौजूद पेड़ पर भी चढ़े ताकि स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुछ देर बाद पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से वैन में स्कूली बच्चों समेत सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घंटों बाद अपने नौनिहालों को सुरक्षित देख परिजनों ने राहत की सांस ली। पानी का सैलाब बाइक को बहाकर ले जा रहा है। 4 शख्स बाइक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। 5वां शख्स इन चारों लोगों को बाइक छोड़कर खुद को बचने की सलाह देता है। आदमी को पकड़ो, आदमी को छोड़ना गाड़ी, अंदर आ जा, तू अंदर हो जा, अंदर। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं, जहां गलियों में पानी उफान बनकर दौड़ रहा है। जो शख्स बाइक को बचाते नजर आ रहे थे, अगली तस्वीर में वो ह्यूमन चेन बनाकर उफनते नाले को पार कर रहे थे। इनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं हालात कितने भयावह हैं। इसकी एक और वानगी देखिए। पानी के सैलाब के सामने स्कूटी समेत एक शख्स बहता नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना है कि स्कूटी सवार शख्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर की है, जहां मुख्य द्वार के बाहर बरसाती नदी दस्तक दे चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि रस्सी की मदद से सड़क पार की जा रही है। अजमेर के रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। रेलवे स्टेशन का परिसर तालाब में बदल गया है। अब रेलवे स्टेशन के अंदर का भी नजारा देख लीजिए। एंट्री गेट से लेकर सिक्योरिटी मशीन आधी डूब चुकी है। लिफ्ट तक में पानी भर चुका है। रेलवे के दफ्तरों तक में पानी लबालब भर चुका है। एक बुजुर्ग महिला रेलवे क्लॉक रूम में भरे पानी को पाइप की मदद से कुछ इस तरह से निकाल रही है। अजमेर में पानी की इस मनमानी ने यात्री से लेकर रेलवे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल का हाल भी देखिए। मेडिकल कॉलेज के कई विभाग जलमग्न हो चुके हैं। इलाज करने और करवाने से पहले डॉक्टर और मरीजों को ये दरिया पार करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद पूरा का पूरा अजमेर शहर बाढ़ की गिरफ्त में है। क्या रिहायशी इलाके, क्या बाजार और क्या संस्थान, हर इलाका लबालब भरा नजर आ रहा है। अजमेर से ही सटे पुष्कर का हाल देखिए। मशहूर पुष्कर सरोवर में 6 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे निचले इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई। सड़कों, घरों, होटलों, धर्मशालाओं और दुकानों में पानी घुस चुका है। 100 से ज्यादा होटल और करीब 1000 रिहायशी मकान बाढ़ की चपेट में आने का अनुमान है। अजमेर से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक और शहर कोटा का हाल देखिए। कोटा में बारिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बरसाती नालों का पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है। रामगंज मंडी इलाके के सातलखेड़ी इलाके में बारिश का पानी न सिर्फ गलियों में भर गया है, बल्कि तमाम घरों में इकट्ठा हो गया है। और इस पूरे घर में बारिश का ये पानी जो है तकरीबन 1 से 2 फीट तक भरा हुआ है। गली में भी जो है वो तकरीबन 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है। और अब बात देश भर में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की करेंगे। इस मामले में एटीएस ने राशिद शाह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। राशिद छांगुर का बेहद करीबी और इस धर्म परिवर्तन नेटवर्क की वो अहम कड़ी है जो देश भर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मजहबी मंसूबे को फैलाने का काम करता था। राशिद शाह धर्म परिवर्तन केस में 9 नामजद आरोपियों में से एक है। राशिद ने ही बलरामपुर और आसपास के जिलों में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को फैलाया था। राशिद आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवाओं को गिरोह में शामिल करवाता। नेपाल सीमा पर करीब 4 दर्जन गांवों में राशिद ने युवाओं को धर्मांतरण गैंग में फंसा रखा था, जिन्हें वो मुस्लिम युवाओं से काफिरों को जीतकर
मुसलमान बनाने जैसी बात करके भड़काता था। एक धर्मांतरण के लिए राशिद को छांगुर से 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिलते थे, जबकि लव जिहाद ब्रिगेड के जरिए लड़कियों को शिकार बनाने पर 3 से 5 लाख रुपए मिला करते थे। और एक खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर की तबियत खराब हो गई है। आज बिहार के आरा में प्रशांत किशोर की एक जनसभा थी, लेकिन प्रशांत किशोर को बिना सभा को संबोधित करते ही वापस लौटना पड़ा। खबर है कि भीड़ से धक्का मुक्की के दौरान प्रशांत किशोर के सीने की पसली में चोट लग गई, जिसके बाद उनको दर्द मचा। इसके बाद प्रशांत किशोर मंच पर पहुंचे जरूर, लेकिन इस दौरान वो दर्द से लगातार कराहते हुए दिखे। उसके बाद सभा को संबोधित किए बगैर ही प्रशांत किशोर को इलाज के लिए वापस पटना लौटना पड़ा। और अब आज का जनहित मंत्र, हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से, अपने कर्मों से इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो कोई भी बैठा ना रहे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।